शर्मा आपका वेलकम करती हूँ रावीज इंग्लिश क्लासेस। तो गाइस, जैसा कि हमने अपना एक बहुत इम्पोर्टेंट ग्रामेटिकल टॉपिक कंप्लीट कर दिया और वो है क्लॉजेस। जी हाँ, क्लॉजेस। आज हम क्लॉजेस की एक्सरसाइज करेंगे, उसमें वापस से हमें रिवाइज हो जाएगा कि मेन क्लॉज क्या होता है, किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, इनको किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। फिर उनमें भी सबऑर्डिनेट क्लॉजेस की भी एक्सरसाइज उसमें भी हम देखेंगे कि इसमें नाउन क्लॉज कौन सा है, एडजेक्टिव क्लॉज कौन सा है, किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एडवर्ब क्लॉज है। इससे पहले 2 मिनट्स में रिवाइज कर दूंगा आपको कि क्लॉज होता है। यस, व्हाट द मीन ऑफ क्लॉज? द क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यस, ध्यान से सुनिए। क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब। क्लॉज शब्दों का एक समूह है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाती है, टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, ठीक है, पर्सन्स के अकॉर्डिंग। फिर क्या कहता है, इट कैन बी अ कंप्लीट सेंटेंस और इट कैन बी अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। जी हाँ, जो क्लोज होता है ये एक पूरा सेंटेंस भी हो सकता है जिसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आई टीच इंग्लिश, आई सब्जेक्ट, टीच फाइनाइट वर्ब। इसके अलावा कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है इस पूरे सेंटेंस में, तो ये एक सिंपल सेंटेंस भी क्या हो सकता है, क्लोज हो सकता है। और क्या करें कि क्लोज इज बट क्लोज कैन बी अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये एक सेंटेंस का पार्ट भी हो सकता है। तो ये हो गई क्लॉज की बात। फिर भी जिसको नहीं पता है वो मेरे लास्ट वीडियोस देख सकते हैं, देखना भी होगा, तब जाकर समझ में आएगा कि क्लॉजेस क्या है, वहां डिटेल में समझाया गया है। आज हम इसको रिवाइज के तौर पर कर रहे हैं या निष्कर्ष के तौर पर कर रहे हैं। इसमें सारी एक्सरसाइज आ जाएगी आपकी, जितना भी हमने क्लॉज के बारे में पढ़ा। तो फर्स्ट क्या कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। ज्यादा नहीं इसमें, हमने थोड़ा लिया है क्योंकि डेप्थ में हम कर चुके हैं। तो एक बार आज इसमें थोड़ी सी हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। ये क्या कर रहा है, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को क्या कीजिए, आप आइडेंटिफाई कीजिए। तो देखिए, विवेक लव्स चिप्स इफ दे आर क्रिस्प। ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है कि इसमें बताइए मेन क्लॉज कौन सा है और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है। क्या बताया था मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज में, याद कीजिए। जी हाँ, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो शुरू होता है वो होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। सबसे बड़ी इसकी आइडेंटिफिकेशन ये है। अब ये इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, आपको तो क्या देखना है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो हमने देखा इफ दे आर क्रिस्प, यदि ये क्रिस्प हो तो क्या हो, अधूरी बात, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, इसका मतलब ये सबऑर्डिनेट है, ठीक है। कंप्लीट सेंस नहीं देगा, एक तो ये पहचान हो गई। दूसरा, अगर किसी को कोई ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम हो तो आप देखिए इफ से स्टार्ट है, इफ दे आर क्रिस्प, और इफ क्या है, आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो इसका मतलब ये यहां से यहां तक ये पार्ट हो गया आपके सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, एंड दिस इज प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये अपने आप में इंडिपेंडेंट। विवेक लव्स चिप्स, विवेक को चिप्स पसंद है, खत्म बात, कंप्लीट सेंस है। तो ये तो हो गया आपका प्रिंसिपल क्लॉज और ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, बिकॉज ये अपने अर्थ के लिए इस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से राम लाइक्स हॉट सूप, कंप्लीट सेंस है, राम को गर्म सूप पसंद है या राम गर्म सूप पसंद करता है, तो ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। अब ये कह रहा है व्हेन ही गोज आउट फॉर डिनर। अगर हम इसको एक बार थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और ये व्हेन ही गोज आउट फॉर डिनर, जब वो डिनर के लिए बाहर जाता है, तो हम सोचेंगे आगे कुछ बोलेगा, इसका मतलब ये इनकम्प्लीट है, इसका जो अर्थ है वो अधूरा है। अब इसके लिए क्या करें, जब वो बाहर जाता है डिनर के लिए तो क्या पसंद करता है, वो हॉट सूप लेना पसंद करता है। अब ये इसमें कंप्लीट हो गया। इसका मतलब ये अपने कंप्लीट मीनिंग के लिए किस पर डिपेंड कर रहा, इस पर डिपेंड कर रहा है, जबकि ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है। अगर ये इसको हटा दे तो तेरा राम लाइक्स हॉट सूप, राम को गर्म सूप पसंद है या गर्म सूप पसंद करता है, तो इट्स मीनिंगफुल। तो ये हो गया आपके मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। एंड दिस इज अगेन सबऑर्डिनेट क्लॉज, और इसमें वैसे भी व्हेन से स्टार्ट है और व्हेन के आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। I know the doctor
who lives in सूर्यनगर, जो कि सूर्यनगर में रहता है, तो क्या है जो कि सूर्यनगर में रहता है, इनकम्प्लीट है। Who से स्टार्ट है, अगेन दिस इज सबऑर्डिनेट क्लॉज, और ये अपने आप आई नो द डॉक्टर, मैं डॉक्टर को जानता हूँ, तो ये हो गया आपके प्रिंसिपल क्लॉज, इट मींस इंडिपेंडेंट क्लॉज। इट्स टू इजी, बहुत ज्यादा इजी है। आपने देखा कि किस तरह से हमारे पास दो इसमें पहचान करने के तरीके, एक तो बहुत इजी है कि जो भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होता है क्लॉज, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, पहली बात। दूसरा और क्या हो गया कि आप उसका ट्रांसलेट करके देखिए, यदि उसका मीनिंग कंप्लीट नहीं आ रहा है तो वो क्लॉज ही क्या होता है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज, जो अपने अर्थ के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज पर डिपेंड करता है। तो गाइस इस तरह से हमने क्या किया, इन दोनों में डिफरेंशिएट करना सीख लिया कि किस तरह से हम सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहचानेंगे और किस तरह से मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन क्या कहता है, आइडेंटिफाई नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ये जो नीचे दिए गए सेंटेंसेस है, अब हम इसमें पहचानेंगे कि नाउन क्लॉज कौन सा है, एडजेक्टिव क्लॉज कौन सा और एडवर्ब क्लॉज कौन सा है। ठीक है, लेट्स सी। फर्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, शी इज लुकिंग फॉर अ टीचर हु कैन टीच इंग्लिश वेल। अब सबसे पहले हम इसमें 2 in 1 काम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे मेन क्लॉज कौन सा है और डिपेंडेंट क्लॉज जिसे सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं वो कौन सा है। तो अभी हमने इनमें किए वही चीज है, हु से स्टार्ट हो रहा है ये क्लॉज, तो ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्लियर। ठीक है, ये हु क्या हो गया, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। यहां तक बात क्लियर। तो ये हो गया इंडिपेंडेंट और ये हो गया डिपेंडेंट। लेकिन ये भी पूछ रहा है कि भाई ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज तो है, लेकिन ये बताइए कि नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। आप सोचिए एक बार, मेरे साथ के साथ आप भी सोचिए कि ये है तो कौन सा इन तीनों में से, नाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। यस, जल्दी बताइए, लॉजिक लगाइए। ये जो बात है किसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है, किसको मॉडिफाई कर रहा है ये भाई, एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता है, नाउन या प्रोनाउन को। एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है, या तो वर्ब को या एडजेक्टिव को या फिर दूसरे एडवर्ब को। ये हमने सीखा था। ठीक है, दोनों में डिफरेंस। अब देखते हैं ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, हु कैन टीच इंग्लिश वेल, जो कि इंग्लिश बहुत अच्छे से पढ़ाता हो। अब पढ़ाएगा कौन, टीचर। हु किसके लिए आया है, पर्सन के लिए। हमने सीखा था जब डिटेल में किया था कि हु का यूज किसके लिए किया जाता है, फॉर पर्सन। ठीक है, पर्सन के लिए किया जाता है। अब ये जो इंफॉर्मेशन है किसको मॉडिफाई कर रहा है, टीचर को। और टीचर क्या है, नाउन। टीचर क्या है यहाँ पे, नाउन। अभी मैंने बोला था कि जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे वो कौन सा क्लॉज होता है आपके, नाउन। सॉरी एडजेक्टिव क्लॉज। जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे वो कौन सा होता है आपके, एडजेक्टिव क्लॉज होता है। समझ में आ गया क्यों हुआ, क्योंकि इसने किस वर्ड को मॉडिफाई किया, टीचर को। पढ़ाएगा कौन, टीचर। और टीचर क्या है, नाउन। तो जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। चूंकि यह एडजेक्टिव क्लॉज, क्यों एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि इसका अपना एक सब्जेक्ट है और अपना एक वर्ब है। ये सब्जेक्ट के लिए यूज किया गया और ये वर्ब हो गया, तो ये क्या हो गया आपके एडजेक्टिव क्लॉज बन गए। अब देखिए सेकंड देखते हैं, यू कैन मीट मी एज सून एज यू अराइव। जैसे ही तुम पहुंचो, ये जितनी जल्दी तुम पहुंचो, तो फिर क्या करें, मुझसे मिल सकते हो। ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, मीट को। ये क्लॉज किसको मॉडिफाई कर रहा है, मीट। और मीट क्या है, वर्ब। भाई यू कैन मीट मी, तुम मुझसे मिल सकते हो। कब, एज सून एज यू अराइव, जैसे ही तुम पहुंचो। तो जैसे तुम पहुंचो क्या करें, मिल लेना। तो मिलना क्या है, वर्ब है। तो अभी हमने सीखा कि जो शब्द या शब्द समूह, ठीक है ना, किसको मॉडिफाई करें, वर्ब को, वो क्या कहलाता है आपके, एडवर्ब। तो यहाँ इसने ये वर्ब को मॉडिफाई किया, इसलिए क्या हो गया यहाँ पर एडवर्बियल क्लॉज। इसने मॉडिफाई किया टीचर को जो कि नाउन है, इसलिए क्या कहलाया, एडजेक्टिव क्लॉज। इस क्लॉज ने किसको मॉडिफाई किया, मीट को, नॉट मी। मीट, मिलना। भाई तुम आओ तो क्या करना, मिलना।
तो इसको और मिलना, इसका मतलब मीट क्या है यहाँ पर, वर्ब है, तो जो वर्ब को मॉडिफाई करे वो एडवर्ब। नेक्स्ट इज आई कांट अंडरस्टैंड, व्हाई आर यू ऑलवेज लेट। ध्यान दीजिए, आई कांट अंडरस्टैंड, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा, मैं समझ नहीं सकता, मुझे समझ में नहीं आ रहा। व्हाई आर यू ऑलवेज लेट, तुम हमेशा लेट क्यों होते हो, क्या समझ में नहीं आ रहा। यस, याद कीजिए जब हमने नाउन क्लोज किया था तो बताया गया था वहां पे कि आप सीधा सा एक क्वेश्चन करो, व्हाट, क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या समझ में नहीं आ रहा कि तुम लेट क्यों होते हो, हमेशा लेट क्यों होते हो। तो क्या का आंसर अगर हमें मिल जाए तो वो कहलाता है आपके नाउन क्लोज। ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द, क्या समझ में नहीं आ रहा, ये तो सही है कि ये भी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ये भी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन ध्यान दीजिए ये क्या है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट इसके बाद आ गया तो ये क्या हो गया, वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो यहां पर हमने क्वेश्चन किया व्हाट, क्या समझ में नहीं आ रहा कि तुम हमेशा लेट क्यों होते हो, तो इसलिए ये क्या का रिप्लाई हमें ये मिला, तो ये क्या हो गया आपके नाउन क्लोज। तो आई होप कि गाइस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज वापस से मैंने इसको एक सबका जो निचोड़ आप कह सकते हैं कंक्लूजन, वो एक ही इसी वीडियो में देने जा रही हूँ, क्योंकि क्लोज में बच्चे बहुत ज़्यादा स्टक होते हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो मैंने सोचा एक एक्सरसाइज के माध्यम से, अब तक हमने रूल्स किए, उसमें भी हालांकि एग्जांपल्स लिए थे, लेकिन आज ओनली एंड ओनली एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन उसमें भी आपके सारे रूल्स वापस रिवाइज हो जाएंगे, तो ये बहुत अच्छे समझ में आएंगे। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं हम कि ये किस तरह से और किस तरह से आ सकता है। आपके एग्जाम में ये इस तरह भी आ सकता है कि फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग व्हेन, वेयर और व्हाई, और कोई से एडवर्ब या रिलेटिव प्रोनाउन दे सकते हैं, ठीक है। और या फिर इस तरह भी आ सकते हैं कि पेयर्स में आपको इस तरह से दो सेंटेंसेस दे दे या दो क्लॉजेस दे दे, उनको आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है। यहाँ कुछ भी दे देगा वो अपने हिसाब से, जैसे यहाँ दिया हु, दैट, हूम, इसकी जगह वेयर, वाई, जो उसको यहाँ फिल करवाना होगा, सॉरी यूज करवाना होगा, वो दे सकता है। तो इस तरह से आपकी, या तो इस तरह से आप किसी के इस तरह से सेंटेंसेस आते हैं। पहले हम इनको करते हैं, ये क्या कर रहा है कि इनको यूज करते हुए फिल करना है। कैसे करना है वो रूल्स आपको याद आने चाहिए। किस तरह से, वी विजिटेड द स्कूल ब्लैंक माय फादर टॉट। हमने क्या देखा था कि ब्लैंक से पहले बोले, देखो यदि ब्लैंक से तुरंत पहले क्या है, स्कूल दिया हुआ है, इसका मतलब प्लेस है, तो क्या यूज करेंगे, प्लेस के लिए क्या वर्ड रिजर्व है, जी हाँ, वेयर। अगर पर्सन होता तो हु, हुज या हुम में से करते अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है। अब यहाँ देखिए, आई मेट हर लास्ट ईयर एंड सॉरी ब्लैंक शी केम टू माय होम। ब्लैंक से जस्ट पहले क्या है, ईयर, जो कि क्या है, समय। समय के लिए क्या क्या यूज करते हैं हम, सॉरी व्हेन, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके व्हेन। नेक्स्ट इज डिड दे टेल यू द रीजन ब्लैंक दे वर लेट। ब्लैंक से तुरंत पहले आ गया रीजन, तो इसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं, वाई फिल कर देना है। यदि ब्लैंक से तुरंत पहले रीजन दिया हुआ है, कॉज दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है, तो आप क्या यूज करेंगे, वाई। इसी तरह आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम ब्लैंक डिडंट हैव कार। आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, समय। इससे पहले क्या दिया है, टाइम, समय, तो यहाँ भी क्या फिल करेंगे हम, व्हेन। तो ये तो बहुत इजी है, हमने इसके बहुत सारे रूल्स किए हैं, ठीक है। तो आप एक बार उन रूल्स को वापस से पढ़िए अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है। सेकंड टाइप क्या कहता है कि join the following pairs of sentences using who, that and whom। इसके अलावा कुछ भी दे सकता है जो उसको यहाँ यूज करवाना हो। तो क्या कहता है हमारा, the girl lives near me, she found the dog। यूज करना है इन तीनों में से who, that, whom। रूल हमें पता होना चाहिए। देखिए दैट का यूज हम करेंगे नहीं यहाँ पर। दैट का यूज कब करते हैं, 5 यूज है, आप करवा चुकी हूँ पिछली वीडियो में, देखिए जिसमें से क्या है कि हाँ, या तो पर्सन उसके साथ एनिमल होना चाहिए, या पर्सन उसके साथ क्या होनी चाहिए, कोई ट्री या प्लांट होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हम दैट का यूज नहीं करेंगे, खत्म बात। हु या होम का यूज कब करेंगे, अब देखिए हु का यूज करेंगे या होम का। यहाँ पर
दूसरे क्लॉज में देखिए, आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं, यदि यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव केस मिलता है पर्सन का, ऑब्जेक्टिव कौन सा, यस आई माय मी, है ना, मी हो इधर, हर हो, हिम हो, देम हो, तो आपको क्या यूज करना था, हु, उनको रिमूव करते यहाँ इसमें हुम का यूज करना था, बट ऐसा कुछ नहीं, इसका तो बचा के अपने पास हु बच रहा है। अब हु किसके लिए यूज करते हैं, हु से जस्ट बिफोर क्या आना चाहिए, पर्सन आना चाहिए। अब बच्चे कंफ्यूज, ये भी पर्सन ये भी पर्सन, भाई पर्सन तो है दोनों, लेकिन ये देखो मेन किसके बारे में बोला जा रहा है, द गर्ल के बारे में, तो यहाँ पर मेन पर्सन ये है, तो क्या हो गया, द गर्ल। अब यहाँ यूज किसका करेंगे हम, हु का, क्योंकि इसकी क्या शर्त है, हु से तुरंत पहले पर्सन होना चाहिए, कौन से केस में, सब्जेक्टिव केस में, ये मेन चीज है। ये कौन से केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में, हु से तुरंत पहले क्या होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस, क्लियर। तो ये हो गया द गर्ल हु। जब हमने यहाँ से इस सेंटेंस को स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया, तो एक बार जो रिमेनिंग पार्ट है उसको छोड़ो और दूसरे क्लोज में चलो। दूसरा क्लोज क्या कर रहा है, शी फाउंड द डॉग। अब देखिए शी किसके लिए है, द गर्ल के लिए, राइट। इसका मतलब हम शी को रिमूव कर देंगे, क्योंकि एक बार में एक सेंटेंस में तीन, द गर्ल हु भी किसके लिए आ रहा, गर्ल के लिए, फिर कहीं शी, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, तीनों एक के लिए। तो इसलिए हमने क्या किया, हु किसकी जगह पुट किया था, शी के लिए, तो शी कट हो गया यहाँ से, तो द गर्ल हु बचा हुआ एज इट इज, हु फाउंड द डॉग। अब वापस इधर आ जाइए, जो यूज कर चुके हैं उसको छोड़िए, हम ये यूज कर चुके हैं, जो रिमेनिंग पार्ट है बचा हुआ वो इसका था, लिव्स नियर मी। ये तो बात उसके लिए जिसको ट्रांसलेशन नहीं आती, वो मैंने टुकड़ों में बता दिया, बाकी ट्रांसलेशन देखिए, वो लड़की जिसे डॉग मिला था मेरे पास में रहती है, ठीक है। तो आपने क्या किया, हु यूज करना था, दैट क्यों नहीं किया, हुम क्यों नहीं किया, वो मैंने रीजन बता दिया। हु यूज क्यों किया, क्योंकि बचा हु, और हु कब करते हैं, सब्जेक्टिव केस के तुरंत बाद, यानी ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ द गर्ल हु, तो ये मानते हैं हु हुज हुम किसके लिए, उसके पर्सन के लिए, लेकिन केस भी देखो आप, इसके पहले सब्जेक्टिव केस होना चाहिए, जबकि ये भी पर्सन है, लेकिन कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस। तो इस तरह हमने इसको किया। नेक्स्ट देखिए, द बॉय इज माय फ्रेंड, ही ब्रॉक द चेयर। अब अगेन देखिए दैट आएगा नहीं इसमें, आगे देखिए इसमें यहाँ पर कोई ऑब्जेक्टिव केस है, नो सब्जेक्टिव केस है, तो इसलिए हम इसमें भी किसका यूज करेंगे, हु का। तो ये हो गया द बॉय, हु कहाँ पर, पर्सन के तुरंत बाद, तो पर्सन किसके बारे में बोला जा रहा है यहाँ पे, द बॉय के बारे में, इसलिए इसके जस्ट आफ्टर हम हु का यूज करेंगे, द बॉय हु। चूंकि यही यूज किया और हमने इसको तोड़ दिया, सेंटेंस को स्प्लिट कर दिया, इसलिए एक बार इस पार्ट को छोड़िए, आगे बढ़िए। हमने देखा जैसे यहाँ शी के लिए यूज कर लिया था हमने हु, तो शी को रिमूव किया था, इसी तरह से ही के लिए यूज कर चुके हैं हम हु, इसलिए ही को रिमूव कीजिए, तो हु ब्रॉक द चेयर। अब इसका बचा हुआ भाग यहाँ पे, द बॉय यूज कर चुके, इज माय फ्रेंड, इज माय फ्रेंड। द बॉय हु ब्रोक द चेयर, वो लड़का जिसने चेयर तोड़ी थी वो मेरा फ्रेंड है, क्लियर। द मैन इज अ बैगर, यू गेव हिम मनी, तो क्या हो जाएगा, द मैन, अब ध्यान दीजिए, यू यहाँ शी ही, इसका मतलब ये इसके लिए, ये इसके लिए, लेकिन यू इसके लिए यूज नहीं होगा, ठीक है ना, ये तो कोई अलग ही है। लेकिन आप देखिए यू गेव हिम, ये सेकंड पर्सन तो है, लेकिन आप ध्यान दीजिए यहाँ हिम आ रहा है, और हिम क्या है आपके ऑब्जेक्टिव केस, थर्ड पर्सन है, लेकिन ऑब्जेक्टिव, ये भी तो थर्ड पर्सन है, लेकिन ये इनके लिए यूज हुआ था, तो यह हिम थर्ड पर्सन है, किसके लिए, इसके लिए यूज हो रहा है, ध्यान दीजिए। लेकिन केस कौन सा, ऑब्जेक्टिव केस, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस को हम पहले लाइन कर देंगे, इसका मतलब खत्म। ऑब्जेक्टिव केस यहाँ कौन सा आएगा, whom का यूज करेंगे, द मैन whom, ठीक है, द मैन whom। अब चूंकि हमने इसको यहाँ से तोड़ दिया, सेंटेंस को स्प्लिट कर दिया, तो आगे बढ़ेंगे, whom you gave, him की जगह क्या यूज कर चुके हैं, whom, इसलिए इसको हटा देंगे, money, और इसका रिमेनिंग पार्ट यहाँ पर इज अ बैगर। जिस व्यक्ति को तुमने धन दिया था, मनी दी थी, वो कौन है, बैगर।
आई होप गाइस कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें कि अगर और एक्सरसाइज चाहिए, इसी तरह के और एग्जांपल्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम एक एक्सरसाइज की वीडियो और बनाएंगे। आप इनकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके अच्छे से प्रिपेयर होते जाएंगे। राधे।